दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रोकिंग हाउसेस के बारे में। ग्रो, मोतीलाल ओसवाल एंड एंजल वन, ये तीनों में अच्छा खासा उछाल हमने देखा। और यहाँ से कौन से स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और क्यों, और यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, बाय सेल होल्ड, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो एक एक करते स्टॉक लेते हैं। पहले लेते हैं ग्रो, जो अभी सबसे फेवरेट है और क्या उछाल आया है। आई थिंक आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रोकिंग स्टॉक। और देखिए, उसके रीजन भी है। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, पूरे 2026 का परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी आ चुका है, ग्रो ने 14% से सेल्स और 14% से प्रॉफिट ग्रो किया है। सॉरी, नो, करेक्ट, ग्रो ने। अब उसके सामने आप एंजल वन देखिए, -2% प्रॉफिट ग्रोथ है, सॉरी -2% रेवेन्यू ग्रोथ है, और इवन आई थिंक -24% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ है। इवन मोतीलाल ओसवाल के देखिए, उसका भी आई थिंक 11% सेल्स ग्रोथ है और -24%, 25% अराउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। यानी इन सबके माइनस में जा रहे हैं जो बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस है, और ग्रो अकेला है जो ग्रो कर रहा है, और उसके वजह से आपको उतना प्रीमियम मिल रहा है। और दैट इज आई, आप देखिए तो सबसे जबरदस्त वैल्यूएशन भी आई थिंक ग्रो का ही है। अगर हम लोग में से पी से बात करो तो 56 टाइम्स पी ग्रो का है, जबकि हम मोतीलाल की बात करें 27, एंजलन का 33। तो ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स ज्यादा है ग्रो का, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी उस तरह से। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं सभी कंपनीज के बारे में। तो ग्रो की पहले बात करें तो अगर Q4 भी देखे तो ऑलमोस्ट 80% से 88% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, इबिटा मार्जिन 62% इबिटा मार्जिन, और अगर आप देखिए 13% का ईयर ऑन ईयर मार्जिन में ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग लीवरेज उनको जबरदस्त मिला है। देखिए, इन सब ब्रोकिंग हाउस का क्या होता है कि अगर आपको वॉल्यूम ग्रोथ होता है और आपका जो होता है फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कुछ होते हैं, तो अपने आप वॉल्यूम ग्रोथ के वजह से अपने आप आपकी इनकम बढ़ने लगती है। और क्योंकि उनका रेवेन्यू इतनी अच्छी तरह से भागा है, तो उनकी क्योंकि स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्टिविटी, जबरदस्त एड्स करते हैं। आप अगर मार्केट फॉलो करते हैं तो आप काफी टाइम उसकी यूट्यूब एड्स भी देते होंगे, और उसके वजह से आप इबिटा मार्जिन इतना हाई, और पैट भी इसलिए अगर आप देखो तो क्वार्टर क्वार्टर 122% का ग्रोथ है, क्योंकि आपका टॉप लाइन उस तरह से भागा है, प्लस आपका मार्जिन रिकवरी हुआ है। जो मैंने ऑलरेडी बताया कि मार्जिन अच्छा खासा रिकवर हुआ है, तो दोनों का इम्पैक्ट के वजह से पैट के भी आपका अच्छा खासा बात है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन क्यों ग्रो इवन लिस्टिंग के बाद भी डबल हो चुका है। सो एक्सेप्शनल टॉप लाइन, मैसिव मार्जिन एक्सपांशन। अगर मार्जिन एक्सपांशन की बात करें तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज का ही फायदा हो रहा है इनको, और वो कस्टमर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मलाइज धीरे धीरे होगी, ऐसा नहीं कि हर टाइम ऐसा हो सकती है, लेकिन अभी तो उनको फायदा हो रहा है, और बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग हो चुकी है ऑलरेडी। ऑलमोस्ट 96.5 बिलियन रुपीस के ऑलरेडी नो, आप कहते हैं बैलेंस शीट, ऑलमोस्ट 70% से इनका डेट नीचे आ गया है। तो इनको इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी उनका अच्छा खासा माउथ ऑफ वर्ड होता है, और ना अच्छा खासा टॉप लेवल जेन जी जो होते हैं ना, जो नए नए मार्केट में आए, वो काफी हद तक यहाँ नो ग्रो को प्रीफर करे कंपेयर टू एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल। इवन जरोदा भी काफी पीछे रह चुका है कंपेयर टू ग्रो। देखो, ग्रो एड्स करता है, जरोदा एड्स नहीं करता है, और ग्रो एग्रेसिव मार्केटिंग करता है। कुछ की कंसर्न है कि जो अगर आप देखें तो सीएफओ ऑलमोस्ट, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलमोस्ट 206, मतलब 20 करोड़ के आसपास नेगेटिव है। लेकिन इतना खास नेगेटिव नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा नेगेटिव है। ओपेक्स और भी उनका अच्छा खासा 87% से बढ़ रहा है। लेकिन जब कहते हैं ना कि आपका रेवेन्यू इतना बढ़ता है, प्रॉफिट इतना बढ़ता है, तो ये सब ढक जाता है। अगर आप देखें तो गाइडेंस, तो गाइडेंस के हिसाब से उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, और गाइडेंस के हिसाब से भी हो रहा है। इवन अगर आप देखो तो एफएनओ में भी उन्होंने क्वालिटी फिल्टरेशन लगाया था, उसके हिसाब से भी वहां ग्रो कर पा रहे हैं वो लोग। यहाँ से बस वही है कि कहीं ना कहीं आपको देखते रहना पड़ेगा कि क्योंकि इनका काफी हाई बेस है, तो क्या इनका सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से ग्रो कर रहा है। देखो, वो एएमसी में भी आ रहे हैं, आगे जाके और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में जाएगा। इनका जो कहते हैं ना कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग भी अच्छी तरह से चल रहा है, और काफी नए क्लाइंट्स आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी स्टार्ट करे, एसेट मैनेजमेंट में जाएंगे, वेल्थ मैनेजमेंट। तो आगे जाके किस तरह से ये सब स्ट्रांगली ग्रो होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन हाँ, अभी तक की अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो ग्रो हैज डन एक्सेप्शनली वेल। बस वही है कि आपको, क्योंकि आप 55 के पी पे बैठे हो, देखो कोई भी ब्रोकिंग बिजनेस को इतना हाई पी नहीं मिलता है जितना ग्रो को मिला है।
तो आपको एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। यानी अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा क्वार्टर टू क्वार्टर देखते रहना है। थोड़ा भी अगर नीचे गया ना परफॉर्मेंस, जूम करके गिरेगा, क्योंकि इतने हाई लेवल पे वो महंगा, ऑनेस्टली ये महंगा स्टॉक है। ओके, मैं वैल्यूएशन में भी अभी और डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा कंपेयर करेंगे अपने मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन के साथ। लेकिन अभी फिलहाल मैं एंजल वन का डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मोतीलाल, फिर हम लोग वैल्यूएशन तीनों का कंपेयर करेंगे। बाय द वे, आगे जाने से पहले ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको हमें फॉलो करना है और हमारे रिकमेंडेशन फॉलो करने हैं तो आप प्लीज हमारे स्मॉल केस को अप्लाई जरूर कीजिए। मॉडल पोर्टफोलियोज को बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सेम रिसर्च जो यहाँ करते वो वहां करते हैं। और आप हम मैंने मैं दे दूंगा आपको नो कमेंट बॉक्स में हमारी लिंक, जरूर जाके देखेगा। एंड 400 प्लस जीएससी से स्टार्ट होता है। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि मार्केट डाउन है तो ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। चले एंजल वन की बात करते हैं। एंजल वन का क्या सीन है? एंजल वन का देखो, ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है। मैंने जैसे बोला कि सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों नेगेटिव रहा। तो रेवेन्यू कम रहा ऑलमोस्ट 2% से, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 22% से नीचे थी। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ अच्छा था, ईयर ऑन ईयर अच्छा नहीं था। क्वार्टर पूरे ईयर का 2026 का इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस क्वार्टर फोर का कंपेरेटिवली अच्छा था। और ये इसके रीजन की भी है, क्योंकि एक सडन जंप आया, और होपफुली यहां से वो मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। तो अगर आप मार्जिन की गाइडेंस की बात करो तो ऑलमोस्ट 44.6 का मार्जिन आया, जो मैनेजमेंट ने 40 to 45% बोला था, तो वो एक्सीड किया। तो एक चीज अच्छी है कि उन्होंने जो मार्जिन बोला था उसको क्वार्टर फोर में क्रॉस किया है। रेवेन्यू सर्ज भी अगर आप देखो क्वार्टर फोर में 38% से रहा, क्योंकि उनकी फी और कमीशन ऑलमोस्ट 30% से ग्रो हुई। तो नो आगे प्रायर से तो काफी अच्छी रिकवरी है। क्लाइंट बेस भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आप देखिए 3.7 करोड़, 20% नो का इंक्रीज हुआ सालों साल। अगेन ऑपरेटिंग लीवरेज भी नो कंपेरेटिवली दिख रहा था, क्योंकि कहीं ना मैं देख रहा हूँ कि अदर एक्सपेंसेस कम ग्रो हुए कंपेयर टू रेवेन्यू ज्यादा ग्रो हुआ है। तो वो आपका डायरेक्टली ऑपरेटिंग लीवरेज में फायदा हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट हैज हैपन फॉर दैट। लेकिन कुछ कंसर्न जो आपको देखना है कि जो आपका ईयर ऑन ईयर सेल्स डाउन है और प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है, क्या ये कंटिन्यू होगा? अगर होता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको अभी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वैल्यूएशन इतना सस्ता नहीं है। ठीक है, आपको ऑलरेडी मार्केट ने प्रीमियम दिया है। ऊपर से डेट टू इक्विटी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट नो 1.28 टाइम्स हो गया, पहले 0.6 था। तो डेट टू इक्विटी ओनली ज्यादा। इनका जो मार्जिन ट्रेडिंग फंड में है ना, अच्छी खासी बुक है। और हमेशा आप देखते होंगे मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का इनका जो नो होता डिटेल्स आती है ना, तो मार्केट बहुत ध्यान से देखे, क्योंकि ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में खिलाते हैं, और वहां वो डेट लेके इनको मार्जिन देते हैं। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर आप देखो एनआईआई भी कंपेरेटिवली डिक्लाइन में है, लेकिन सब्सिडरी जो है कहीं ना कहीं इतना परफॉर्म नहीं कर पा रही, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट फेज में। अब उनकी जो नई सब्सिडरी वेल्थ मैनेजमेंट और एएमसी की मैं बात कर रहा हूँ, वहां उनको कितनी जल्दी वो डाइवर्ट होते हुए देखना पड़ेगा। जैसे मोतीलाल ओसवाल ने बहुत ही अच्छी तरह से अपना एएमसी बिजनेस संभाला इतने सालों से, तो उनको वहां फायदा हो रहा है। क्या एंजल वन वहां डायरेक्ट अच्छी तरह से कर पाएगी? क्योंकि ये जो वैल्यूएशन आ रहा है उसके बेस पे उनको करना पड़ेगा। तो अगर इनका गाइडेंस देखूं तो मार्जिन में इनको अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है क्वार्टर फोर में। क्लाइंट बेस अच्छा खासा मिल चुका है। मार्जिन रिकवरी इस बार धीरे धीरे आ रहा है। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑन ऑन ट्रैक है। लेकिन जो रेवेन्यू है वो आपको देखना पड़ेगा, और एफएनओ एफएनओ में किस तरह के रूल्स आते हैं और उसका इम्पैक्ट कितना है, क्योंकि एफएनओ का बहुत ही बड़ा सेगमेंट है एंजल वन में। ठीक है, और क्लाइंट फंडिंग जो कर रहे हैं उसमें कोई अगर वहां कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहां एनआईआई का प्रेशर अच्छा खासा रह सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट से काफी लिंक होता है एंजल वन, और बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर्स भी वहां होते हैं, और एमटीएफ बुक्स, तो वो थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। और जितनी जल्दी वेल्थ मैनेजमेंट और एएमसी की तरह जाएंगे वो, आई थिंक ये कंपनी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वहां एक तरह का स्टेबल इनकम उनको दिख सकती है, क्योंकि डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अगर आप देखें ना, ऑलमोस्ट 3.9 है, लेकिन वो थोड़ा डिक्लाइन ट्रेंड में है। तो इन लोगों ने क्या किया कि 20,000 करोड़ की बोरोइंग लिमिट इंक्रीज की है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो आगे जाके
डेट ले पाएंगे। अगर वो 45% के मार्जिन पे रहेंगे तो ठीक है, लेकिन उनको 50% मार्जिन पे आगे जाकर जाना पड़ेगा, और सब्सिडरीज में कहीं ना कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। तो कितनी जल्दी वहां से रिकवरी होगी वो बहुत ही महत्व होगा एंजल वन के लिए। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने गाइस। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट जाऊँ, आप प्लीज ये वीडियो को बाद में देख लेना, बट ये पॉइंट आप जरूर एंजल में देखिए। हम लोग खुद ये पॉइंट देखते हैं जब हम लोग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। चलिए और थर्ड की बात करते हुए मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का ईयर ऑन ईयर को जैसे हम बोला सेल्स ग्रोथ 12% से था, लेकिन ये भाई पैट में मार खा गए 25% से सालों साल। यानी 2026 2025 से मैं अगर कंपेयर करूँ तो माइनस में था, क्योंकि उनका जो एम टू एम लॉसेस था ट्रेजरी बुक में बहुत बड़ा था, उसके वजह से हुआ। और ओवरऑल अगर आप देखो ऑपरेटिंग पैट जो था वो एसेट मैनेजमेंट के वजह से ज्यादा बढ़ा है, वेल्थ मैनेजमेंट। तो आप देख रहे हो कि मोतीलाल ओसवाल कंपैरेटिवली एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट में ज्यादा अच्छी तरह से डाइवर्ट हो रहे हैं। ओके। और टोटल इनकम थोड़ा अभी भी नीचे है 12% से, लेकिन ठीक है। उन लोगों के कमोडिटी में भी अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है। अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल यहाँ से कहाँ से सर्ज आ रहा है, तो जैसे बोला कि वेल्थ मैनेज एसेट मैनेजमेंट के वजह से ही ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और उनका जो होम फाइनेंस है वहां भी रिकवरी अच्छी खासी, ऑलमोस्ट 74% की स्ट्रॉन्ग रिकवरी प्रॉफिट ग्रोथ है। सो दैट इज अ थिंग। अब उनका होम फाइनेंस भी है, वहां भी एनपीएस होपफुली वहां कंट्रोल में होगा, लेकिन लैंडिंग बुक होम फाइनेंस का 19% से बढ़ा है, और वेल्थ मैनेजमेंट बुक 32% से बढ़ा है। होम फाइनेंस कंपैरेटिवली सेफ होता है, क्यों? क्योंकि आपका बैकअप होता है, कोलेटरल होता है। तो वहां मोतीलाल का जो फाइनेंस एनबीएफसी डिवीजन है वो अच्छा काम कर रहा है। अगर रेवेन्यू शेयर की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 64% से अर्निंग क्वालिटी अच्छी खासी है। तो उसमें कोई कोई दो राय नहीं कि एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू जो है 64%, यानी जो लोग आपसे काम कर रहे हैं वो 64% लोग रेगुलर काम करते रहेंगे, विच इज गुड, विच इज गुड। और अगर आप देखें तो उनका रिसर्च भी बहुत अच्छा है, रामदेव अग्रवाल तो आप जानते ही है। सो कैपिटल मार्केट में अगर आप देखें तो कैपिटल मार्केट का एग्जीक्यूशन उनका काफी अच्छा रहा। 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में आया है, और ऑफ कोर्स आईपीओ क्यूआईपी के वजह से भी फायदा हुआ है। लेकिन इनका जो कुछ कंसर्न है जो आपको ध्यान में रखने हैं वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का सिग्निफिकेंट कैश आउटफ्लो था। ठीक है। और जबकि लास्ट टाइम 1,200 करोड़ का इनफ्लो था, यानी ये कहीं ना कहीं सब्सटेंशियली नेट बोरोइंग वो कर रहे हैं, क्योंकि वो लोन बुक बढ़ा रहे हैं। अब वहां थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी रिकवरी वहां कोई भी इशू आता है तो इसके प्रॉफिट में इम्पैक्ट आता है। पैट ग्रोथ भी ना कहीं ये ज्यादा ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो क्या वो कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। तो मार्जिन कॉम्प्रेशन अच्छा खासा है। पहले अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट स्टैंड अलोन पे कोर बुकिंग बिजनेस का 32% मार्जिन है, तभी 24% के आसपास है। क्यों? क्योंकि आपको डिस्काउंट बुकिंग करना पड़ता है, तो अपने आप मार्जिन कम हो जाता है। और डेट टू इक्विटी भी देखे तो 1.73 टाइम्स हो चुका है स्टैंड अलोन पे, जबकि पहले था 1.2, यानी आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। सो नए बिजनेस है, तो कुछ कुछ नए बिजनेस है जहाँ हाई वॉल्यूम लॉस होगी, खासकर कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस, वहां थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा खासा है। तो अगर मैं गाइडेंस में देखूँ तो लैंडिंग बुक का जो था एनबीएफसी से ग्रोथ अच्छा आया है। जो 64% जो पुराने कस्टमर वापस रिपीट है वो अच्छा है। कैपिटल मार्केट का पाइपलाइन अच्छा है। जो आगे जाके मेन चीज आपको देखने की क्या, कैपिटल मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है प्लस सेबी के रूल्स आते हैं उसके वजह से इनको इम्पैक्ट आता है, तो आपको प्रॉब्लम है। प्लस मार्केट वॉलेटिलिटी एम टू एम लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है गाइस, हमें भी पता है कि दे आर नॉट अ डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है तो आपको ग्रो से आएगा, जरोदा से आएगा, एंजल वन से आएगा, जो डिस्काउंट ब्रोकर है, तो वहां आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एसेट मैनेजमेंट में यूएम ऑलमोस्ट 1.76 लाख करोड़ है, प्राइवेट वेल्थ में 1.97 लाख करोड़। दिस इज अ ट्रम्प कार्ड ऑफ मोतीलाल ओसवाल। ओके। वेल्थ मैनेजमेंट में लोन बुक अभी थोड़ा कम है, लेकिन देखते हैं आगे जाके कितना सारा बढ़ सकते, तो क्लाइंट अच्छे खासे है उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आगे जाके किस तरह से वो डिस्काउंट ब्रोकर के सामने खड़े रहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो चलिए अभी कंपेयर करते हैं हम लोग वैल्यूएशन।
कि भाई कहाँ ग्रो, मोतीलाल और एंजल किस तरह से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो चले वैल्यूएशन में पहले ध्यान देते हैं। सबसे बड़ा रेशियो जो अगर इंडस्ट्री का पी देखे तो ब्रोकिंग का 21 टाइम्स होता है, जबकि ग्रो का 56 टाइम्स है, यानी कह सकते हैं ना ऑलमोस्ट 3 गुना है। मोतीलाल का 27 है, थोड़ा प्रीमियम है, एंजल वन 33 है। तो जैसे मैं बोला ग्रो सबसे महंगा है, लेकिन परफॉर्मेंस भी सबसे दमदार है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आरओई आरओसी इन सब की मैं अगर इनकी बात करें तो चलो 1 मिनट। या सो अगर 52 वीक से तो ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 17% ग्रो डाउन है। एंजल वन ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे है। और अगर मोतीलाल देखे तो 23% डाउन है। तो ग्रो और मोतीलाल थोड़े डाउन है अपने टॉप से। अगर मैं आरओई की बात करूं तो ऑफ कोर्स नो, अगर देखिए ग्रो के बहुत ही शानदार है, 28 टाइम्स, 28% आरओसी, 37%, यानी वो दिखा रहा है कि किस तरह से इनका इन्वेस्टमेंट उसके सामने किस तरह से रिटर्न आ रहा है। मोतीला का 15.6 और आरओसी 12.95, इवन एंजल का 15 के पास से है। तो दोनों मोतीलाल और एंजल आसपास घूमने, लेकिन ग्रो का सब्सटेंशियली आगे, इसलिए इसको नो उस तरह से प्रीमियम भी मिल रहा है। क्वार्टरली और ईयरली में अगर 3 साल का भी सेल्स कंपेयर करूं, प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ, तो आप देखिए कि किस तरह से 1 मिनट जस्ट टू टेल यू, अगर 3 साल का अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल 60% से ग्रो का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, 66% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, यानी क्या दमदार। जबकि मोतीलाल ओसवाल 31% से 26% से प्रॉफिट हुआ, 31% सेल्स। एंजल वन का कंपेरेटिवली 3 साल का 19% से सेल्स ग्रो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 1.2 टाइम्स ग्रोथ हुआ है। ये बताता है एंजल वन को काफी प्रीमियम मिला है अभी। अभी हमें देखना पड़ेगा क्या वो सस्टेन कर पा रहे हैं कि एंजल वन इज वन ऑफ द डार्लिंग ऑफ द स्टॉक। तो अगर आपको अभी आप बोले कि तपन करना क्या है, आपने बोला जैसे ग्रो सबसे महंगा है, सेकंड दूसरा अगर महंगा होगा तो एंजल वन होगा, थर्ड महंगा होगा तो मोतीलाल होगा। ओके, वैल्यूएशन वाइज देखो तो। लेकिन आपको यहाँ वही है, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखना है। अगर आप ग्रो में जा रहे हो तो बी केयरफुल, देखते रहो क्या अगर थोड़ा भी डीप आए तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स में। एंजल वन को दे हैव टू परफॉर्म, क्योंकि कंपेरेटिवली उनको प्रीमियम ज्यादा मिला हुआ है। सो वी हैव टू सी वेट एंड वॉच। मोतीलाल कंपेरेटिवली सेफ बेट लग रहा है, क्योंकि उनका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, लेकिन ग्रोथ हमें ग्रो में दिख रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ठीक रहेगा। आगे जाके क्या होगा तो देखो, कैपिटल मार्केट बिजनेस काफी बड़ा होने वाला है, मार्केट भी बड़ा होने वाला है, तो इन सबका परफॉर्मेंस भी काफी हद तक उस पर डिपेंड होगा, तो इन सबका शेयर भी बढ़ेगा। बट नथिंग कम्स डायरेक्टली इन अ चीप प्राइस, तो ऐसी बात है। तो चले यहाँ तक रखते। होप ये वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन गाइस, और प्लीज हमारे स्मॉल केस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सी यू देन, बाय बाय।